कौन कौन आगे? मनीषा कुमारी, अंजलि विजय, नीतू बागड़ी, ज्योति मीणा, अंजलि जलवानिया, अंजलि विजय, आरती चौधरी, अपेक्षा दामोर, पिंकी चौधरी, पूजा कुमावत, सुरंजना वर्मा, प्रिया राठौर, पूजा चौधरी, नीतू बागड़ी, आरती चौधरी। हाँ, अभी करते हैं बेटा अपन स्टार्ट। आज एस्परजिलस लेंगे। एस्परजिलस एस्परजिलस फंगस की स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो अपन एस्परजिलस की वर्गीकृत स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन एस्परजिलस की क्या है बेटा। एस्परजिलस को प्रभाग डिवीजन यू माइकोटा में रखा गया है। कौन सा डिवीजन में? यू माइकोटा में रखा गया है। इसी प्रकार एस्परजिलस फंगस को सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में रखा गया है। वह क्लास क्या है, वर्ग क्या है? प्लेक्टोमाइसिटीज। एस्परजिलस फंगस की क्लास है प्लेक्टोमाइसिटीज और ऑर्डर है यूरोशियल्स। ऑर्डर इज यूरोशियल्स। और कुल कौन सा है, फैमिली कौन सी है? फैमिली है यूरोशियसी। फैमिली है यूरोशियसी और जीनस है बेटा एस्परजिलस। तो अपन अब बात करेंगे अकरेंस ऑफ एस्परजिलस, प्राप्ति स्थान। एस्परजिलस के प्राप्ति स्थान के बारे में बात करेंगे। तो एस्परजिलस एक मृतोपजीवी कवक है। एस्परजिलस इज ए सेप्रोफिटिक फंगस। एस्परजिलस की 100 से अधिक जातियां ज्ञात हैं। एस्परजिलस की 100 से अधिक जातियां ज्ञात हैं, जिनमें से 33 जातियां भारतवर्ष में पाई जाती हैं। नियर अबाउट 33 species of aspergillus are found in India. Aspergillus blue mold, नील उर्णिका अथवा हरी उर्णिका ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एस्परजिलस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन मोल्ड एज वेल एज ब्लू मोल्ड। तो एस्परजिलस नील उर्णिका, ब्लू मोल्ड तथा ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो एस्परजिलस की अधिकतर जातियां सड़े हुए फल, सड़ी लकड़ी, गोबर, गीले चमड़े, कागज तथा अचार, मुरब्बे आदि पर पाई जाती हैं। एस्परजिलस की कुछ जातियां जैसे कि एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस आदि जंतुओं व मनुष्य में परजीवी के रूप में मिलती हैं। मतलब एस्परजिलस नाइगर व एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जंतुओं व मनुष्यों में पैरासाइट्स परजीवी के रूप में मिलती हैं तथा माइकोसिस व एस्परजिलोसिस नामक रोग फैलाती है। हाँ बेटा बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? मैम सिस्टिक ऑयल की प्रेजेंट लगा दी क्या? सृष्टि ओप्पो है, ओप्पो है ना आपका? ओप्पो यस मैम। बेटा सृष्टि कर लो, इसको लगा दी बेटा। ओप्पो है ना, इसको मैम कोमल वर्मा की कोमल वर्मा लगा दी बेटा। कोमल वर्मा तो दिख ही रहा है, कोमल वर्मा लगा दी बेटा। ठीक ओके मैम। किसकी बेटा? सोनिया लग संध्या मीना बेटा सबकी लगा दी, जो दिख रहे हैं ना सबकी लगा दी। मनीषा, संध्या मीना, पूजा मीना, खुशबू सिरोहिया, संध्या मीना। हाँ लगा दी बेटा। ठीक है, तस्लीम की भी लगा दी। अच्छा बेटा, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? एस्परजिलस नाइगर माइकोसिस व एस्परजिलोसिस नामक रोग फैलाती है। तो एस्परजिलस फ्लेवस जो अनेक खाद्य पदार्थों को संदूषित करता है, विषैले पदार्थ एफ्लाटॉक्सिन्स, विषैला पदार्थ एफ्लाटॉक्सिन्स का निर्माण करता है। तो एस्परजिलस की अनेक जातियां
औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी हैं एस्परजिलस की जातियां जो कि औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? वो है एस्परजिलस ओराइजी। एस्परजिलस ओराइजी अल्कोहल निर्माण में काम आती है। द एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक व अन्य कार्बनिक एसिड निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त एस्परजिलस की कुछ जातियां एंजाइम उत्पादन व प्रतिजैविक निर्माण में भी प्रयुक्त होती है। तो अपन सबसे पहले एक स्लाइड शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? तो इसमें अपन देखते हैं एस्परजिलस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एस्परजिलस के अब थैलस देखना अपन एस्परजिलस का, रुचि कुमारी मीणा को एडमिट कर देती हूँ। तो एस्परजिलस के अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? थैलस स्ट्रक्चर। तो एस्परजिलस में कवक जाल, एस्परजिलस में थैलस संरचना। तो कवक जाल माइसीलियम सुविकसित पतले धागों से जाल के रूप में पोषक माध्यम की सतह पर फैला रहता है। कुछ कवक तंतु हाइफी पोषक माध्यम में गहराई में प्रवेश करते हैं जो कवक जाल के लिए पोषण अवशोषण करते हैं। कवक तंतु हाइफी पतले श्वेत तथा हल्के पीले रंग के व अत्यधिक शाखित व पटयुक्त होते हैं। मतलब द हाइफी ऑफ एस्परजिलस आर थिन, white, and these hyphae are extremely branched and septate. So the hyphae of Aspergillus are branched and septate. तो प्रत्येक पट में एक सरल छिद्र सिंपल पोर उपस्थित होता है और कोशिकाएं बहुकेंद्रकी होती हैं। मतलब the cells are multinucleate. The cells are multinucleate. कोशिकाएं बहुकेंद्रकी होती हैं और कवक तंतु कोशिकाओं में सभी केंद्रक एक ही प्रकार के होते हैं। सभी केंद्रक एक ही प्रकार के होते हैं अर्थात होमोकैरियोटिक होते हैं, समकेंद्रकीय होते हैं। मतलब होमोकैरियोटिक से आप क्या समझते हो? All the nuclei in the cells of the Aspergillus hyphae are of similar type. This condition is called as homokaryotic. मतलब कवक तंतु कोशिकाओं में सभी केंद्रक एक ही प्रकार के होते हैं अर्थात होमोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन कभी कभी दो भिन्न प्रभेद के कवक तंतुओं के फ्यूजन, कवक तंतुओं के एनास्टोमोसिस से एक कोशिका में दो भिन्न प्रकार के केंद्रक पाए जा सकते हैं जिन्हें विषम केंद्रकीय हेट्रोकैरियोटिक अवस्था कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में तेल बूंदों के रूप में भोजन संचित रहता है। मतलब इन द साइटोप्लाज्म द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा अब आई आवाज? अब आ गई? इन द साइटोप्लाज्म द रिजर्व मैम क्या बेटा मैम हाँ अब आई मैम आवाज? आ रही है हमारे पास तो। अब आ गई? अच्छा बेटा ठीक है, मैम आ रही है। ठीक है बेटा। साइटोप्लाज्म में तेल बूंदों मैम। के रूप में, हाँ बेटा निकिता अंजना की ना प्रेजेंट लगा देना, उसकी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही, मेरे साथ ही ले रही है। अच्छा बेटा निकिता अंजना की लगा देते हैं, अभी लगा दूंगी। तो चूंकि बेटा साइटोप्लाज्म में तेल बूंदों के रूप में भोजन संचित होता है तो एस्परजिलस की विभिन्न जातियों के कोनिडिया व कोनिडियम धरों में वर्णक उपस्थित होते हैं जो निभय को नीला, हरा या भूरा काला रंग प्रदान करते हैं तथा निभय का रंग जाति विशेष का विशिष्ट लक्षण होता है। तो अपन ने क्या देखा? एस्परजिलस में एस्परजिलस के जो कवक तंतु हैं वो अत्यधिक शाखित होते हैं, व सेप्टेट होते हैं और कवक तंतु कोशिकाओं में सभी केंद्रक एक ही प्रकार के होते हैं अर्थात समकेंद्रकीय होते हैं। लेकिन कभी कभी दो भिन्न प्रभेद के कवक तंतुओं के एनास्टोमोसिस से एक कोशिका में दो भिन्न प्रकार के केंद्रक पाए जा सकते हैं जिन्हें विषम केंद्रकीय
अवस्था कहते हैं। अब लेते हैं रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस। एस्परजिलस में जनन कैसे होता है? तो एस्परजिलस में जनन कायिक जनन होता है, अलैंगिक व लैंगिक विधियों से होता है। तो अपन बात करते हैं एस्परजिलस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन कैसे होता है। तो यह कायिक जनन मतलब एस्परजिलस में कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। तो मतलब विखंडन द्वारा एस्परजिलस कायिक जनन करता है। यदि कवक जाल माइसीलियम किन्हीं बाह्य या आंतरिक कारणों से विखंडित हो जाए तो प्रत्येक खंड एक नई कवक जाल का निर्माण कर देता है। अब बात करते हैं हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन एस्परजिलस। एस्परजिलस में अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो अलैंगिक जनन कोनिडिया नामक संरचनाओं के द्वारा होता है। कोनिडिया ऊर्ध्व वायवीय संरचनाओं कोनिडियोफोर्स के शीर्ष पर विकसित होती हैं। मतलब इन एस्परजिलस asexual reproduction occurs by means of conidia and these conidia develop on the erect conidiophores। अब conidiophore का निर्माण कैसे होता है? कोनिडिया फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर इन एस्परजिलस। तो कोनिडियोफोर की उत्पत्ति मतलब कोनिडियम धर की उत्पत्ति कवक जाल की एक मोटी भित्ति युक्त कोशिका से होती है जिसे पाद कोशिका कहते हैं, फुट सेल कहते हैं। पाद कोशिका एक उदग्र अशाखित पठिन शाखा के रूप में विकसित हो जाती है जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं। डायग्राम बता रही हूँ, डायग्राम शेयर कर रही हूँ, देखना। हाँ बेटा, अपन बात कर रहे हैं इसकी, देखना ये वाला मैं इलाज कर देती हूँ। जैसे दिखा रहे हैं, मैं क्या बता रही हूँ आपको कि किसकी, देखना बेटा, कोनिडियोफोर की उत्पत्ति कवक जाल की एक मोटी भित्ति युक्त कोशिका से होती है जिसे पाद कोशिका कहते हैं। ये डायग्राम में दिख रहा है जिसे फुट सेल कहते हैं। तो ये पाद कोशिका फुट सेल एक उदग्र मतलब एक इरेक्ट, एक उदग्र अशाखित पटहीन शाखा के रूप में विकसित हो जाती है जिसे बेटा क्या कह रहे हैं, जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं। इन शाखाओं के शीर्ष पर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। आप देख रहे हो ए डायग्राम में, इन शाखाओं के शीर्ष पर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है जिससे शीर्ष गोलाकार या दीर्घवृत्तीय पुटिका वेसिकल का आकार ग्रहण कर लेता है। पुटिका की गुहा कोनिडियम धर के शीर्ष से सतत होती है तथा बहुकेंद्र की होती है। वापस बोल रही हूँ, पुटिका माने वेसिकल की गुहा कोनिडियम धर कोनिडियोफोर के शीर्ष से सतत होती है तथा बहुकेंद्र की होती है। तो बहुकेंद्र की पुटिका की सतह से अनेक अरीय अंगुलीनुमा प्रक्षेप उत्पन्न होते हैं। ये देख रहे हो, ये तो वेसिकल है बी डायग्राम में। बी डायग्राम में ये क्या, इसकी सतह से क्या उत्पन्न हो रहे हैं, ये अनेक अंगुलीनुमा स्टेरिगमेटा डेवलप हो रहे हैं। मतलब वेसिकल की सतह से बी डायग्राम में क्या उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उत्पन्न हो रहे हैं जिन्हें स्टेरिगमेटा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, स्टेरिगमेटा कहते हैं। तो अब इसके अपन देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि कोनिडिया निर्माण के समय प्रांगुल, अच्छा कोनिडिया का निर्माण पढ़ रहे हैं अपन। तो इन शाखाओं के शीर्ष पर कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है जिससे शीर्ष गोलाकार या दीर्घवृत्तीय पुटिका का आकार ग्रहण कर लेता है। अब पुटिका कैसी है, बहुकेंद्र की पुटिका की सतह से मल्टीन्यूक्लिएट वेसिकल की सतह से अनेक अरीय अंगुलीनुमा प्रक्षेप उत्पन्न होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, तुम्बिका, जिन्हें तुम्बिका कहते हैं। तुम्बिका माने फिलाइट्स
अथवा प्रांगुल कहते हैं। वापस बोल रही हूँ, बहु केंद्र की पुटिका की सतह से अनेक अरीय अंगुलीनुमा प्रक्षेप उत्पन्न होते हैं, जिन्हें तुम्बिका अथवा प्रांगुल स्टेरिगमेटा कहते हैं। तो प्रांगुल मतलब स्टेरिगमेटा सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा पुटिका की पूरी सतह को घेरे रखते हैं। विभिन्न जातियों में पुटिका पर प्रांगुल के 1 से 3 तक स्तर पाए जाते हैं। तो पुटिका पर सबसे पहले बनने वाले स्तर को प्राथमिक प्रांगुल प्राइमरी स्टेरिगमेटा कहते हैं। मतलब बेटा पुटिका पर वेसिकल पर सबसे पहले बनने वाले स्तर को प्राथमिक प्रांगुल कहते हैं, प्राइमरी स्टेरिगमेटा कहते हैं। प्राथमिक प्रांगुल पर उत्पन्न होने वाली द्वितीय एवं तृतीय शाखाएं द्वितीयक प्रांगुल सेकेंडरी स्टेरिगमेटा व तृतीयक प्रांगुल टर्शियरी स्टेरिगमेटा कहलाते हैं। जैसे कि ये डायग्राम मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्या देख रहे हो, वेसिकल की सतह पर क्या विकसित हो रहे हैं बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विकसित हो रहे हैं, जिनको कि स्टेरिगमेटा कहते हैं। अब मेरा बताने का उद्देश्य है कि प्राथमिक प्रांगुल पर उत्पन्न होने वाले द्वितीय व तृतीय प्रांगुल कहलाते हैं। ये देखो बेटा, ये तो है आपका स्टेरिगमेटा, इसमें आपको दिखाया है सेकेंडरी स्टेरिगमेटा भी विकसित हो रहे हैं। ये तो हो गए स्टेरिगमेटा, तो इस पे अपने सेकेंडरी स्टेरिगमेटा भी विकसित हो रहे हैं। तो क्या कहना चाह रही हूं मैं कि प्राथमिक प्रांगुल पर उत्पन्न होने वाली द्वितीय एवं तृतीय शाखाएं सेकेंडरी स्टेरिगमेटा व तृतीयक प्रांगुल टर्शियरी स्टेरिगमेटा कहलाते हैं। कोनिडिया का निर्माण सबसे बाह्य स्तर के प्रांगुलों पर होता है और प्रत्येक प्रांगुल, प्रत्येक स्टेरिगमेटा बोतल आकार, बोतल शेप्ड तथा एक केंद्र की यूनिन्यूक्लिएट संरचना होती है, जिनके शीर्ष नुकीले होते हैं और प्रांगुल एक सकड़े छिद्र द्वारा पुटिका से सतत होता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया का निर्माण एस्परजिलस में कैसे होता है? तो कोनिडिया का निर्माण प्रांगुल के सकड़े शीर्ष के भीतर होता है तथा इनका क्रम तलाभिसारी होता है। कोनिडिया निर्माण के समय प्रांगुल का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है। बेटा जब कोनिडिया का निर्माण होता है तो क्या होता है, जो कोनिडिया का निर्माण प्रांगुल के सकड़े शीर्ष के भीतर होता है। कोनिडिया निर्माण के समय प्रांगुल का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है। इनमें से एक संतति केंद्रक प्रांगुल के नुकीले शीर्ष में स्थानांतरित हो जाता है व इसके आधार पर पट विकसित हो जाता है तथा ये गोल आकृति ग्रहण कर स्वयं की भित्ति विकसित कर कोनिडियम में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रांगुल के केंद्रक में निरंतर विभाजन होते हैं तथा कोनिडियम निर्माण की पुनरावृत्ति होती रहती है, जिससे तलाभिसारी क्रम में कोनिडिया की श्रृंखला का निर्माण होता है। तो प्रत्येक कोनिडियम, आप देख रहे हो ये कोनिडिया है, तो प्रत्येक कोनिडियम सूक्ष्म गोलाकार एक केंद्र की यूनिन्यूक्लिएट संरचना होती है। मतलब ईच कोनिडियम इज स्मॉल स्फेरिकल यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। परंतु कुछ जातियों में केंद्रक विभाजन के कारण कोनिडिया बहु केंद्र की मल्टीन्यूक्लिएट हो जाते हैं। कोनिडियम की भित्ति 2 स्तरीय होती है। एक तो है बाह्य चोल एपिस्पोर कंडक में इकाइन्यूलेट होती है, जबकि अंतःचोल एंडोस्पोर चिकनी स्मूथ होती है। तो विभिन्न जातियों की कोनिडिया में नीले, हरे, भूरे या काले रंग के वर्णक पाए जाते हैं, जो कवक निभय को रंग प्रदान करते हैं। अब कोनिडिया का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है और उपयुक्त माध्यम प्राप्त होने पर कोनिडिया अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो अपन ने क्या देखा, हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन एस्परजिलस। तो इन ब्रीफ मैं एक बार और बता देती हूँ आपको,
ब्रीफ में क्या है कि कोनिडियम धर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर की उत्पत्ति कवक जाल की एक मोटी भित्ति युक्त कोशिका से होती है जिसे फुट सेल कहते हैं। फुट सेल एक उदग्र इरेक्ट अशाखित पटीन शाखा के रूप में विकसित हो जाती है जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं, और इन शाखाओं के शीर्ष पर साइटोप्लाज्म एकत्र हो जाता है जिससे शीर्ष गोलाकार या दीर्घवृत्तीय पुटिका का आकार ग्रहण कर लेता है। तो बहुकेंद्र की पुटिका की सतह से अनेक अरीय अंगुलीनुमा प्रक्षेप उत्पन्न होते हैं जिन्हें तुम्बिका अथवा प्रांगुल कहते हैं, और पुटिका पर सबसे पहले बनने वाले स्तर को प्राथमिक प्रांगुल कहते हैं। प्राथमिक प्रांगुल पर उत्पन्न होने वाली द्वितीय एवं तृतीय शाखाएं सेकेंडरी स्टेरिगमेटा व टर्शियरी स्टेरिगमेटा कहलाते हैं, और कोनिडिया का निर्माण सबसे बाह्य स्तर के प्रांगुलों पर होता है। तो जब कोनिडिया कैसे हैं, सूक्ष्म हैं, गोलाकार हैं। एस्परजिलस के कोनिडिया सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं एंड यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक केंद्रकी होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन एस्परजिलस। एस्परजिलस में लैंगिक जनन कैसे होता है, किस तरह होता है, तो इसकी बात अपन अभी करते हैं। ठीक है, एक स्लाइड और शेयर कर लेते हैं। तो एस्परजिलस की बहुत कम जातियों में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो एस्परजिलस की अधिकांश जातियां समजालिक होती हैं, होमोथैलिक होती हैं। मतलब लेकिन एस्परजिलस की कुछ जातियां जैसे एस्परजिलस फिशरी व एस्परजिलस हेटेरोथैलिकस व एस्परजिलस फिशरी आदि विषम जालिक या विषम थैलिक होती है। मतलब एस्परजिलस की अधिकांश जातियां बेटा समजालिक होती हैं, होमोथैलिक होती हैं, लेकिन एस्परजिलस की कुछ जातियां जैसे कि एस्परजिलस फिशरी, एस्परजिलस हेटेरोथैलिकस विषम जालिक या विषम थैलिक होती हैं। तो समजालिक जातियों में नर व स्त्री जननांगों का विकास एक ही कवक तंतु अथवा उसी कवक जाल के समीपवर्ती कवक तंतुओं पर होता है, लेकिन विषम जालिक जातियों में नर व स्त्री जननांग भिन्न कवक जालों पर विकसित होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि अपन विषम जालिक से क्या समझते हैं, तो इन हेटेरोथैलिक स्पीशीज विषम जालिक जातियों में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वह फीमेल सेक्स ऑर्गन है, नर व स्त्री जननांग भिन्न माइसीलिया पर, डिफरेंट माइसीलिया या भिन्न कवक जालों पर विकसित होते हैं। तो एस्परजिलस में बेटा नर जननांग को पुंधानी कहते हैं, एंथ्रेडियम कहते हैं, तथा स्त्री जननांग को फीमेल सेक्स ऑर्गन को एस्कोगोनियम कहते हैं अथवा आर्किकार्प कहते हैं। मतलब इन एस्परजिलस the male sex organ is called as antheridium and the female sex organ is called as ascogonium और archicarp। अब लेते हैं अपन एस्कोगोनियम क्या होता है। तो कवक तंतु की किसी भी कोशिका से एक शाखा का विकास होता है। कवक तंतु की किसी भी कोशिका से एक शाखा का विकास होता है जो शीघ्र ही सर्पिल व पटयुक्त हो जाती है, जिसकी प्रत्येक कोशिका बहुकेंद्रकी होती है। धीरे धीरे ये शाखा सघन रूप से कुंडलित होकर एक स्प्रिंग के समान संरचना बनाती है जिसे आर्किकार्प कहते हैं। देखो बेटा एक डायग्राम इसमें शेयर कर देती हूँ, ये वाला है, ये देखना आप एस्कोगोनियम, एरो घुमा रही हूँ तो क्या बता रही हूँ, कवक तंतु, यही वाला देखना, कवक तंतु की किसी भी कोशिका से एक शाखा का विकास होता है जो शीघ्र ही सर्पिल, ये कैसी है, सर्पिल
वह पटयुक्त हो जाती है और इसकी प्रत्येक कोशिका बहुकेंद्रकी होती है। इसकी मतलब इसकी प्रत्येक कोशिका मल्टीन्यूक्लिएट होती है। धीरे धीरे शाखा सघन रूप से कुंडलित होकर एक स्प्रिंग के समान संरचना बना लेती है जिसे आर्किकार्प कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? आर्किकार्प कहते हैं। और आर्किकार्प 3 क्षेत्रों में विभेदित होती है। आर्किकार्प 3 क्षेत्रों में विभेदित होती है। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? शीर्ष भाग ट्राइकोगाइन कहलाता है, जो लंबा एक कोशिक एवं बहुकेंद्रकी होता है। यह भाग स्त्री जननांग का ग्राही स्थल होता है, रिसेप्टिव स्पॉट होता है। शीर्ष भाग ट्राइकोगाइनी कहलाता है। तो ये देखना बेटा, इसका जो शीर्ष भाग है, मैं शेयर करती हूँ। शीर्ष भाग, ये लिखा हुआ है, शीर्ष भाग ट्राइकोगाइन कहलाता है, या शीर्ष भाग ट्राइकोगाइन कहलाता है। जो कैसा है ट्राइकोगाइन? लंबा एक कोशिक एवं बहुकेंद्रकी होता है। ट्राइकोगाइन के नीचे स्थित भाग स्त्री युग्मक धानी का कार्य करता है, जिसे बेटा एस्कोगोनियम कहते हैं। देखो बेटा, शीर्ष भाग डायग्राम में दिख रहा है, ट्राइकोगाइन कहलाता है। ट्राइकोगाइन के नीचे स्थित भाग एस्कोगोनियम कहलाता है, और यह एस्कोगोनियम एक कोशिक व बहुकेंद्रकी होता है। तो नेक्स्ट है, तीसरा है, आर्किकार्प का आधारी भाग बहुकोशिक व बहुकेंद्रकी होता है, जो व्रंत के रूप में, स्टॉक के रूप में कार्य करता है। वापस बोल रही हूं मैं, ठीक है। आर्किकार्प 3 क्षेत्रों में विभेदित होता है। शीर्ष भाग ट्राइकोगाइन कहलाता है, जो लंबा एक कोशिक एवं बहुकेंद्रकी होता है। यह भाग स्त्री जननांग का ग्राही स्थल होता है, रिसेप्टिव स्पॉट होता है। दूसरा है बेटा ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन के नीचे स्थित भाग स्त्री युग्मक धानी का कार्य करता है, जिसे एस्कोगोनियम कहते हैं। यह एक कोशिक व बहुकेंद्रकी होता है। तीसरा है आर्किकार्प का आधारी भाग बहुकोशिक व बहुकेंद्रकी होता है, जो व्रंत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब एंथ्रेडियम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एस्परजिलस, अब बताओ किसकी प्रेजेंट लगानी है? और दिव्या शर्मा। हाँ बेटा, बोलो बोलो। लगा दी मैंने उसकी भी। मैम पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी लगा दी बेटा, पिंकी चौधरी। अब क्या आ भी रहा है, स्क्रीन पे भी आ रहा है, पिंकी चौधरी। सोना